जय हिंद दोस्तों। देखिए, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है उन्हीं में से एक अंग को माना जाता है जिसको हम बोलते हैं दिमाग, मस्तिष्क या ब्रेन। आज हम उसी दिमाग, मस्तिष्क या ब्रेन की जो है क्रियाविधि जो है उसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो जो कुछ लोगों को बुद्धिमान कहा जाता है, कुछ लोगों को कम बुद्धिमान या कुछ लोगों को मूर्ख कहा जाता है, वो किस बेस पर कहा जाता है। और उस चीज़ को भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ जो स्टूडेंट होते हैं या कुछ लोग जो होते हैं उनके कैसे कुछ चीज़ें आसानी से याद रह जाती हैं और कुछ लोगों के जो है कुछ चीज़ें जो है वो कितना ही पढ़ने की कोशिश कर ले वो याद नहीं रह पाती है। वो क्या उसके पीछे कारण है, उन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले हम एक चीज़ जानेंगे कि जो हमारा ये दिमाग है ये एक सिस्टम का हिस्सा है और उसी सिस्टम को हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो सिस्टम कौन सा है और वहीं से हम अपनी यात्रा जो है जो इस दिमाग को समझने की शुरू करेंगे। बाकी जो सिस्टम शब्द हैं, सिस्टम सबसे आप सब लोग जो ज़्यादातर जो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है वो सब परिचित होंगे कि सिस्टम इतना फेमस हो चुका है एक बिग बॉस से, एक रियलिटी शो से, कि सिस्टम को हम किसी और ही चीज़ से जोड़कर देखते हैं। तो हम भी आज उसी तरह एक सिस्टम के बारे में बात कर जो दिमाग है, दिमाग की जो क्रियाविधि है उसकी तरफ उन्मुख होंगे। जानते हैं जो हमारा सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है। देखिए जो हमारा सिस्टम है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है सारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? देखिए, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी या कोई भी मशीन हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसका एक अपना एक सिस्टम होता है, एक यंत्र तंत्र होता है। अब यदि उस तंत्र में कहीं भी इतनी सी भी खामी कहीं ना कहीं आ जाती है तो उसकी किसी न किसी क्रियाविधि पर प्रभाव पड़ता है। उसी तरह जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अब अगर यदि उस नर्वस सिस्टम के किसी भी हिस्से में कुछ खामी आ जाती है तो हमें बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को हम कुछ भी नाम दे देते हैं। जैसे जहाँ भी वो जिस हिसाब की बीमारी होती है उस हमारे सिस्टम में कहीं भी कुछ खराबी होती है तो उसी को उसी तरह का नाम दे दिया जाता है। तो उसी तरह जो हमारे सिस्टम है, देखिए ये है सारा आपका नर्वस सिस्टम। इसके नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट है, उस सब चीज़ों को जानेंगे। अब इस सिस्टम में यदि कहीं कुछ खराबी आ जाती है, जैसे कहीं लीवर में खराबी आ गई तो लीवर की बीमारी को नाम दे दिया जाएगा। जैसे गुर्दे में खराबी आ गई तो उसको डायलिसिस वगैरह का नाम दे दिया जाएगा। दिमाग में खराबी आ गई तो मेनिंजाइटिस का नाम दे दिया जाएगा। इस तरह की जो इस सिस्टम में कुछ भी खामी आती है उसी को उसी हिसाब से नाम दे दिया जाता है। तो जो हमारा ये सिस्टम है सारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हम दो पार्टों में बांटते हैं। इस सारे सिस्टम को देखिए, इसको ताकि हम आसानी से समझ पाएँ, आसानी से इसको याद कर पाएँ, तो उसके लिए इसको जो है दो पार्टों में बांटा जाता है। अभी जो पहला पार्ट है वो होता है केंद्रीय नर्वस सिस्टम। कौन सा? केंद्रीय नर्वस सिस्टम। अब ये जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम है इस केंद्र की बात कर रहा है। जब केंद्र की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें इस सिस्टम के जो सबसे मुख्य अंग है वो शामिल होंगे। तो जो मुख्य अंग कौन से हैं? इसमें शामिल है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है? बस मेरुरज्जु को अब ये मानिए कि मेरुरज्जु को जो सेकंड ब्रेन जो है, जो दूसरा दिमाग मेरुरज्जु ही होता है। मस्तिष्क और दूसरा मस्तिष्क, अब ये समझिए बस। इसको केंद्रीय और क्यों कहा जाता है? केंद्रीय इसको इसलिए कहा जाता है कि जो इसके अंग हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो दूसरा ब्रेन है, इसमें हमारी जो सारी शरीर की जो सूचनाएं हैं उसका सारा भंडार जो होता है वो कहाँ होता है? वो यहीं पे होता है। दूसरा जो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए किसकी बात कर रहा है? परिधि की बात कर रहा है। अब यदि परिधि की बात कर रहा है तो परिधि से क्या मतलब है? जैसे ये कोई गोला है, अब परिधि क्या है? जो इसके चारों तरफ का जो ये इसकी सीमाएं हैं इसको क्या बोलते हैं? हम परिधि बोलते हैं। अब ऐसी जो हमारी बॉडी है, बॉडी में जो दिमाग से निकली हुई 12 कोशिकाएं, वो को हम पढ़ेंगे आगे जाकर कैसे कैसे कोशिकाएं निकलती है। अभी बस याद रखिए कि ब्रेन से 12 जोड़ी कोशिकाएं निकलती हैं और जो ये मेरुरज्जु होता है, जो दूसरा ब्रेन होता है, इससे 31 जोड़ी कोशिकाएं निकलती है। अब ये 12 जोड़ी और 31 जोड़ी जो कोशिकाएं हैं ये जाकर जिस मांसपेशियों से मिलती हैं वो जो मिलकर एक तंत्र बनाती है उसी को बोलते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र। अभी जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, देखिए जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें दो चीज़ें आगे, सिर्फ दिमाग आ गया, मेरुरज्जु आ गया। अब परिधीय इस वाले तंत्र में कितनी सारी चीज़ें शामिल है, तो इसलिए इसको भी हम दो और अलग पार्टों में बांट लेते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं इसके कायिक और दूसरे को बोलते हैं अपवाही। कायिक में कौन कौन सी चीज़ों को हम शामिल करते हैं? कायिक में हम उन चीज़ों को शामिल करते हैं जो कुछ हमारे शरीर में ऐसी क्रियाएँ होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। कंट्रोल से मतलब ऐच्छिक जो क्रियाएं होती है। ऐच्छिक क्रिया मतलब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई गलती कर रहा है, जैसे कोई बच्चा है, आप बच्चे को किसी को चांटा मार देते होंगे, या कोई जा रहा है तो मतलब उसको आप धक्का दे देते होंगे, किसी से आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी को देख पा रहे हैं आप, ये चीज़ क्या है? इन पर हमारा कंट्रोल है। हम चाहे तो किसी को चांटा मार भी सकते हैं, हम चाहे तो अपना हाथ रोक भी सकते हैं। जो ऐसी क्रियाएं होती है जिन पर आदमी का कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं हम ऐच्छिक क्रियाएं। जो ऐच्छिक क्रियाएं जिसमें शामिल होती हैं उसको बोलते हैं हम कायिक तंत्र। और कुछ हमारे शरीर में ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे सांस लेना। सांस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, अगर हम सांस लेना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे लूज मोशन होना, जैसे उल्टी का आना, इस तरह की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं पर जब मनुष्य का कंट्रोल नहीं होता तो उनको बोलते हैं हम अनैच्छिक क्रियाएं। और जो उसको हम शामिल करते हैं उसको शामिल करते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र के अपवाही तंत्र में। ठीक है, अब हम एक एक को पढ़ने की शुरू करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको पढ़ेंगे हम। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कौन पार्ट है? एक पार्ट है मस्तिष्क और दूसरा पार्ट है मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, जो दिमाग है, हमारे शरीर का आप जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। ये जिसने बनाया
जब ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर को पता था कि ये इंपॉर्टेंट अंग है, तो उसने इस मुख्य अंग को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए बहुत इंतजाम किए हैं। उन्हीं में से जो एक इंतजाम है वो है क्रेनियम, हड्डियों का। कौन सा? क्रेनियम, हड्डियों का। उसने जो हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग के ऊपर एक ढांचा बनाया है क्रेनियल, 8 क्रेनियल बोन्स द्वारा। देखिए जो 8 हड्डियां हैं, 1 2 3 4 और 2 6 और 2 8, ये 8 हड्डियों का एक ढांचा बनाया ताकि हमारे दिमाग को सुरक्षा मिले। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ सोच सकते हैं, जो हमने जैसे सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, यदि दिमाग को इतनी सुरक्षा देने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि दिमाग भी कोशिकाओं से बना है और कोशिकाएं बनती रहती है और नष्ट होती रहती है, तो इसको इतनी आवश्यकता क्यों बढ़ी? इसको आवश्यकता इसलिए बढ़ी क्योंकि जो इसकी बेसिक यूनिट होती है, जो दिमाग की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन। और जो इसका अध्ययन होता है उसको हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं, वो भी आप समझ लीजिए। अब ये जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन इस तरह की सेल होती है। आप बस एक चीज़ ये समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में जो सेल होती हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती है, यानी कि वो खुद को दोबारा नहीं बना पाती है। वो खुद को दोबारा नहीं बना पाएंगी, यदि वो नष्ट हो जाएंगी तो हमारे दिमाग में क्या है, क्षति हो जाएगी। इसलिए वो क्षति ना पहुँचे, इसलिए ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने इसको एक बड़ी सुरक्षा दी है। वो सुरक्षा क्या है? 8 बोन्स के द्वारा सुरक्षा दी है। अब देखिए ये हमारा दिमाग हो गया, ये ठीक, और ये जो 8 हड्डी है, ये 8 हड्डी है का ढांचा है यहाँ पर। अब ये एक सुरक्षा दी है, लेकिन इसके बीच में एक सुरक्षा और दी है। जो ये सुरक्षा है, इसको बोलते हैं हम मेनिंजाइटिस झिल्ली। यानी कि सबसे पहली सुरक्षा कौन सी? ऊपर हड्डियों की सुरक्षा। अब यदि इस हड्डियों में क्षतिग्रस्त हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो उसके बाद भी एक और लेयर, एक और सुरक्षा हमें दी है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस झिल्ली। अब इस मेनिंजाइटिस झिल्ली में भी 3 लेयर दिए। कैसे? देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। देखिए इसको आप मान सकते हैं क्रेनियम बोन्स, और ये आप मान सकते हैं 3 लेयर की जो है मेनिंजाइटिस झिल्ली। इसके बाद यहाँ पर कहीं दिमाग मिलता है। यानी कि देखिए इसको कितनी सुरक्षा दी है ऊपर वाले ने। पहले 8 हड्डी, अगर 8 हड्डी टूटती है तो उसके बाद मेनिंजाइटिस झिल्ली, और मेनिंजाइटिस झिल्ली में भी 3 लेयर दिए ताकि इसको क्षतिग्रस्त ना पहुँचे। वो क्षतिग्रस्त ना होने देने का कारण क्या है? वो कारण ये है कि उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जो उसमें सेल होती हैं, उन सेलों में वो सेल जो है खुद का रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं कर पाती है, खुद को बार बार नहीं बना पाती, इसलिए वो जो बनाई हुई है वो क्षतिग्रस्त ना हो, इसलिए इसको इतनी सुरक्षा दी जाती है। अब देखिए इसका जो दिमाग होता है, एक एवरेज मनुष्य का, जो मानव का दिमाग होता है, खासकर पुरुष का, वो देखिए जो एक एवरेज मनुष्य का, पुरुष का जो दिमाग होता है वो लगभग 1440 कह दो या 1400 ग्राम के समथिंग जो है, या 1.4 किलो एक मनुष्य के दिमाग का वजन होता है। वहीं जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में दिमाग जो है वो कम होता है। महिलाओं में कम दिमाग में उस कंटेक्स में बात नहीं कर रहा हूँ जिस कंटेक्स में आप मीम्स देखते हैं कि महिलाओं का दिमाग घुटने में होता है या महिलाओं का दिमाग कम होता है, उस कंटेक्स में मैं बात कर रहा हूँ वजन की में। जो महिलाएं हैं, महिलाओं में वजन होता है दिमाग का लगभग 1.35, लगभग 1350 ग्राम। अब आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में मत ले जाइएगा कि मतलब महिलाओं में दिमाग कम होता है, कहीं ऐसा नहीं, महिलाओं में दिमाग बहुत होता है। आप देखते हैं कि यूपीएससी में भी टॉपरों में कौन आ रही है? महिलाएं आ रही है। तो इसलिए ये दिमाग में कम होता है, लेकिन कैपेसिटी भी उसकी पुरुषों से कम नहीं होती है, उसकी हो सकता है कि ज़्यादा ही हो पुरुषों से भी। हमने जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखी। जो मस्तिष्क है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। डिटेल में कैसे? देखिए जो ब्रेन है, ब्रेन से कितनी जोड़ी कोशिकाएं निकलती है? हमारी ब्रेन से हमारी कोशिकाएं निकलती हैं 12 जोड़ी कोशिकाएं। अब ये 12 जोड़ी कोशिकाएं जहाँ जहाँ इन्हें कार्य करना होता है, जहाँ जहाँ भी ये जॉइंट होती है, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो जाएगा, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ये 12 जोड़ी कोशिकाएं इससे निकलती है। अब ये याद रखिएगा बस कि दिमाग से कितनी जोड़ी कोशिकाएं निकलती है? 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं निकलती है। अब जो दिमाग है उसको 3 पार्टों में बांटा जाता है। एक है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब देखिए अग्र मस्तिष्क की, मिड ब्रेन ये, मध्य मस्तिष्क की, और हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क की। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए इसको। देखिए अब जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट है, सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। अब ये जो सेरिब्रम है, यही सेरिब्रम है जिसके आधार पर हम किसी को बुद्धिमान बोलते हैं, किसी को मूर्ख बोलते हैं, किसी को कम बुद्धिमान बोलते हैं। यही वो सेरिब्रम है जिसके आधार पर किसी बच्चे को जल्दी याद हो जाता है, किसी बच्चे को जल्दी याद नहीं हो पाता है। यही वो सेरिब्रम है जिसके आधार पर हम किसी को आसानी से पहचान पाते हैं कि हाँ यार इसको मैंने कहीं देखा था, और यही सेरिब्रम है जिसके आधार पर हम अपनी करीबी आदमी को भी आसानी से नहीं पहचान पाते हैं। ये हमारे दिमाग का लगभग 65% हिस्सा जो है हमारे दिमाग का कौन बनाता है? यही सेरिब्रम बना जाता है। यदि किसी बच्चे को आसानी से याद नहीं हो रहा है, किसी बच्चे को बार बार याद करने के बावजूद भी वो चीज़ याद नहीं रह पा रही है, या कोई किसी को आसानी से नहीं पहचान पा रहा है, तो आप समझिए कि उसका सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम कमज़ोर है, वो मूर्ख या जो कम बुद्धिमान नहीं है, बस उसका सेरिब्रम जो है वो सही से कार्य नहीं कर रहा है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है थैलेमस। थैलेमस को आप इस तरह समझिए, जैसे हम किसी भी वातावरण में जाते हैं, हमें गर्मी का एहसास होता है, हमें सर्दी का एहसास होता है, वो जो हमें एहसास कराता है, बाहरी वातावरण का जो हमें एहसास कराता है, वो थैलेमस कराता है। अब आपको इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मैं 6 महीने तक या कुछ टाइम तक एक कमरे में बंद रहूँ,
अब मुझे नहीं पता कि बाहर कैसा मौसम है, मैं यहाँ एसी में हूँ या जैसे मुझे टेम्परेचर चाहिए मैं उसमें हूँ, मुझे नहीं पता बाहर क्या मौसम है। यदि मेरी आँख पर पट्टी बांधकर मुझे को बाहर ले जाया जाए तो मेरी बॉडी जो है बाहर से टेम्परेचर को एडजस्ट करके बाहर के टेम्परेचर को मतलब उसको बाहर के टेम्परेचर को देख कर कि किस हिसाब का टेम्परेचर है मुझे सूचना देगी। अगर गर्मी होगी तो मुझे गर्मी का एहसास होगा, सर्दी होगी तो मुझे सर्दी का एहसास होगा। अब वो जो एहसास होता है हमें, वो एहसास कौन कराता है? वो हमें एहसास कराता है ये हमारे दिमाग का थैलेमस पार्ट। यदि थैलेमस पार्ट हमारे दिमाग का काम नहीं करेगा तो ना हमें गर्मी का एहसास होगा, ना हमें सर्दी का एहसास होगा, जो बाहरी वातावरण की, ना हमें हवा का एहसास होगा कि हवा ठंडी है या गर्म है, उस तरह की चीज़ों का हमें एहसास नहीं होगा। जो तीसरा पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे किसी पर प्यार आना, किसी पर गुस्सा आना, किसी से घृणा होना या भूख प्यास का लगना, उस तरह की जो चीज़ें होती हैं उस तरह की चीज़ें कौन करता है? ये करता है हाइपोथैलेमस। अब देखिए हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। कौन सी? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि इसको क्यों बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत से ऐसे हार्मोन का सिक्रेशन करती है जो हमारी बुद्धिमत्ता के लिए, हमारे शरीर को जो है बहुत अधिक मात्रा में नियंत्रित करती है। अब इस मास्टर ग्रंथि को भी जो नियंत्रित करता है वो करता है हमारा ये हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस जब मास्टर ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे दिमाग का जो है कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इसलिए ये हमारी भावनाओं को जो नियंत्रित करता है, किस पे हमारा प्यार आना है, किसी को देखकर, जैसे किसी को देखकर हमारे किसी महिलाओं को आप देखते हैं या कोई महिला किसी पुरुष को देखती है जो उसका ज़्यादा प्रिय होता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो चीज़ होती है वो होती है इसकी हाइपोथैलेमस पार्ट के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क ऐसे, मध्य मस्तिष्क जब हम मस्तिष्क को देखते हैं तो हमारा ऐसे दिखाई नहीं देता। जब हम मस्तिष्क को फाड़ेंगे, जब हम मस्तिष्क को दो टुकड़े करेंगे या मस्तिष्क को हम सेक्शन करेंगे तो उसके अंदर हमें जो मिलेगा, जो अंदर यहाँ पर कहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, एक कार्पोरल होता है, दूसरा होता है सेरेब्रल पेंडिकल। कार्पोरल का क्या काम है? कार्पोरल का आप ऐसे देख सकते हैं जैसे आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। जो आप वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो जो देखने का और सुनने का जो कार्य है वो आप कर पा रहे हैं सिर्फ इस कार्पोरल के कारण। जो मध्य मस्तिष्क का जो कार्पोरल पार्ट है, सिर्फ इसी के कारण आप देखने का और सुनने का काम कर पा रहे हैं। जो दूसरा है इसका वो है सेरेब्रल पेंडिकल। सेरेब्रल पेंडिकल को बस आप इस तरह से देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट ब्रेन है, जो ब्रेन है, ब्रेन को, इस ब्रेन को, ये जो देखिए ब्रेन को इस मेरुरज्जु से जो जोड़ने का जो काम कर रहा है, जो सेकंड ब्रेन है हमारा, वो करता है हमारा सेरेब्रल पेंडिकल। इसका ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बस आप ये समझिए कि ये जॉइंट का काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है किसको? हमारे दिमाग को किससे? मेरुरज्जु से या इससे, किससे? मेरुरज्जु से या स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, अब जो तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में एक है सेरिबेलम। देखिए हमारे दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो कौन सा है? सेरिब्रम। और जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है वो होता है हमारा सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम का काम क्या है? आप ये देख सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने चित्र खड़ा हूँ, संतुलन में खड़ा हूँ, वो जो मैं खड़ा हूँ, वो जो मेरी बॉडी को स्थिर रख रखा है, संतुलन मेरी बॉडी का बना रखा है, वो मेरे बना रखा है मेरे दिमाग के सेरिबेलम पार्ट ने। यदि मेरे दिमाग का सेरिबेलम पार्ट जो है वो अस्थिर हो जाए, मेरे दिमाग का सेरिबेलम पार्ट जो है सही से कार्य ना करे, तो मेरी बॉडी का संतुलन जो है वो बन नहीं पाएगा और मैं इधर उधर जो है गिरता फिरूंगा। आप इसको देख सकते हैं बेवड़ों में, शराबियों में आप इसको देख सकते हैं, आप छोटे बच्चों में इसको देख सकते हैं, आप वृद्ध लोगों में इसको देख सकते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे का एक कारण वो भी है कि उनके पैर मजबूत नहीं है, लेकिन यदि उनके पैर मजबूत हो भी जाए और उनके दिमाग का सेरिबेलम हिस्सा जो है वो सही से काम ना करे तो वो खड़े नहीं हो पाएंगे। और शराबी व्यक्ति जब शराब पी लेता है तो उसके दिमाग का सेरिबेलम जो हिस्सा है वो इनएक्टिव हो जाता है, वो उस नशे में काम नहीं कर पाता। जब नशे में काम नहीं कर पाता है तो वो जो है नालों में, नदियों में, उसमें इस इधर उधर जो है वो गिरता रहता है। जो तीसरा है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा को आप इस तरह से समझिए कि जो हमारे शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएँ हैं, जो हमारे ऐसी क्रियाएँ हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है ये मेडुला ओब्लोंगेटा। ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे सांस का आना, मैंने बताया आपको, सांस का आना, भूख का लगना या उल्टी का होना, इस तरह की जो क्रिया है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उस तरह की क्रियाएं को नियंत्रित करता है पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा पार्ट है, जो सेकंड बोर्न है, जिसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं, वो है स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड ब्रेन, इसको सेकंड ब्रेन देखिए, जैसे जब हम कोई एक बड़े तंत्र को चला रहे होते हैं तो उस बड़े तंत्र को चलाने के लिए हमें एक सहयोगी की या एक से अधिक सहयोगी की आवश्यकता होती है। अब दिमाग पूरे शरीर को चला रहा है तो उसको भी एक सहयोगी की आवश्यकता है। अब वो जो सहयोगी है उसका, वो सहयोगी होता है स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। ये कब काम करता है? जैसे हम
हमारा दिमाग किसी एक कार्य में मशगूल है, जैसे आप बड़े तल्लीनता से किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं या आप तल्लीनता से किसी के साथ बात कर रहे हैं, आप अचानक देखते हैं कि आपके आसपास जो है एकदम विस्फोट होता है, तो आप एकदम चौंक जाते हैं। वो जो चौंक जाते हैं वो आप सिर्फ चौंकते हैं इसी की इनएक्टिवनेस के कारण। कैसे हम समझते हैं, देखिए यदि आपको पता है कि आपके सामने विस्फोट हो रहा है तो आप एकदम चौंकेंगे नहीं, क्योंकि आपके दिमाग ने आपको सूचना दे रखी है, आपकी बॉडी जो है, आपका शरीर जो है उस चीज़ के लिए तैयार है। लेकिन यदि आप किसी एक काम में बिजी है तो आप अपने आसपास के वातावरण की जो सूचनाएं उनको इकट्ठा करने का जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो आप सौंप देते हैं इस सेकंड ब्रेन को, इस मेरुरज्जु को आप इसको सौंप देते हैं। ये क्या है, ये है ठप पकड़ा। ठप पकड़ा मतलब एक देशी शब्द है, ठप पकड़ा मतलब जो काम नहीं करता, जो कभी कभी काम करता है। अब वो जो ये ठप पकड़ा पड़ा है, ये ठप पड़ा है, तो जब इसको ये रेगुलर काम नहीं कर रहा है, इसको अचानक से काम मिलेगा तो ये उस काम को उतनी तीव्र गति से नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, एकदम हम चौंक जाते हैं। चौंक जाने के बाद ये सूचना देता कि वो जरा यहाँ पर विस्फोट हो गया। अब विस्फोट, तब वो दिमाग कहता है कि विस्फोट हो गया, कि जिस काम को तुझसे बचाने के लिए कहा गया था कि ये जो मेरा तंत्र है ये चौंक ना जाए, उसको तुझसे बचाना है, वो तो हो भी गया, तो अब सूचना दे रहा है। तो फिर एकदम ये दिमाग जो है हमारा, जो फर्स्ट ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है। और देखते हैं आप जब दूसरा विस्फोट होता है तो आप इतने ज़्यादा नहीं चौंक पाते, क्योंकि आपका दिमाग जो है अब क्योंकि आपके दिमाग ने जो काम उस सेकंड ब्रेन को दे रखा था वो अपने हाथ में ले लेता है और आपके बॉडी को जो है फिर उसके लिए तैयार कर लेता है। जो उस तरह का काम करता है वो कौन करता है, हमारा मेरुरज्जु करता है। इसमें से 31 जोड़ी कोशिकाएं निकलती हैं, ठीक है। दिमाग से कितनी निकलती थी, 12 जोड़ी कोशिकाएं, इससे निकलती हैं 31 जोड़ी कोशिकाएं। अब देखिए हमारे दिमाग को सुरक्षा मिलती थी किससे, 8 हड्डियों से और एक मेनिंजाइटिस झिल्ली से। इसको भी सुरक्षा मिलती है, इसको सुरक्षा मिलती है रीढ़ की हड्डी से। रीढ़ की हड्डी देखिए, ये जो रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर ये होती है हमारी मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये भी सेकंड ब्रेन है। अगर इसमें भी हानि होगी तो हमारे बॉडी को, जो हमारे तंत्र है उसको नुकसान होगा। तो इसलिए इसको बचाने के लिए नेचर ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने इसको जो सुरक्षा दी है वो रीढ़ की जो हड्डी बोलते हैं जिसको, उससे इसको सुरक्षा दी है। इस तरह हमने सारा जो दिमाग वाली जो क्रियाविधि थी, दिमाग कौन कौन से दिमाग के कितने हिस्से होते हैं, दिमाग के क्या क्या काम होते हैं, उसको हमने समझने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ